Hello friends, in today's lecture we are going to discuss about TDS and TCS. TDS की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड TCS की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं TDS की। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का जो भी कॉन्सेप्ट है ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट से आया है। इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है कि आपका सोर्स कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स डिडक्ट करता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आप अपनी सर्विसेज उस कंपनी को सप्लाई कर रहे हो, तो आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो। कंपनी आपको उसके बदले में पेमेंट देगी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। तो कंपनी आपकी इनकम का एक सोर्स है। तो कंपनी क्या करेगी, आपका TDS काटेगी और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगी। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो भी सोर्स है इनकम का वो टैक्स काटता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज करो आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट जमा करा है, आपने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट लिया है और बैंक की क्या ड्यूटी है, उस फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। सो दैट मीन्स जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो आपकी इनकम हो जाएगी। तो बैंक उस इंटरेस्ट के ऊपर TDS काटेगा क्योंकि बैंक इनकम का सोर्स है। बैंक आपको पेमेंट दे रहा है तो बैंक इज अ सोर्स। तो बैंक पूरी पेमेंट ना देके, आपको इंटरेस्ट ना देके, आपको उस इंटरेस्ट पे कुछ अमाउंट TDS का काटेगा और वो TDS का अमाउंट गवर्नमेंट को जमा कर देगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये TDS कटता क्यों है। TDS इसलिए कटता है जिससे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में इजी हो जाए और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट हो जाए। क्योंकि कई बार क्या हो सकता है, सपोज करो आपने बैंक में FD कराई, आपको इंटरेस्ट मिला, हो सकता है आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर ना करो कि आपकी बैंक FD से भी इनकम हुई है। सो दैट मीन्स अगर आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर नहीं करोगे तो आप उस पर ऑब्वियसली टैक्स भी नहीं दोगे। तो अगर आपका बैंक TDS काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, सो दैट मीन्स बैंक गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर रहा है कि इस इंडिविजुअल की इतनी इंटरेस्ट इनकम से अर्निंग हुई है। सो दैट मीन्स नाउ यू बिकम्स लायबल टू पे इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है किस इंडिविजुअल ने कितना अर्न करा है। सिमिलरली अगर आप किसी भी कंपनी में शेयर्स या डिबेंचर्स लेते हो, उस पे आपको डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड आपको इनकम हो जाती है। आप अपना पैन कार्ड नंबर वहां डिपॉजिट करते हो और गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि आपने कितना अर्निंग करी है, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो TDS काटने से गवर्नमेंट के पास एक तरह का सोर्स है जिससे गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि किस इंडिविजुअल ने कितना अर्न करा है। प्लस अगर आपका TDS गवर्नमेंट के पास गया है और आप इनकम टैक्स लैब में नहीं आते तो आप गवर्नमेंट से रिफंड मांग सकते हो, लेकिन रिफंड लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो दूसरा बेनिफिट क्या होता है TDS का, ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। सिमिलरली GST में भी TDS का कॉन्सेप्ट सेम है। TDS काट के डिडक्टर गवर्नमेंट को TDS जमा कर देता है और फिर डिडक्टी रिटर्न फाइल करके उस TDS को क्लेम कर सकता है। यहाँ पर GST में हम सेक्शन 51 में TDS के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि TDS इंश्योर करता है कि रेगुलर फ्लो ऑफ कैश रिसोर्सेज हो जाए गवर्नमेंट के पास, और ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट का काम करता है इन टैक्स इवेजन को बचाने के लिए और GST में ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हम बात करते हैं डिडक्टर्स ऑफ टैक्स एट सोर्स। दैट मीन्स TDS हमारा कौन कौन काट सकता है। हर एक पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं है TDS काटने की, सिर्फ कुछ लोगों के पास अथॉरिटी है TDS काटने की। पहला आता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट। दैट मीन्स अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट उस सर्विसेज या गुड्स के बदले में आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सोर्स है आपके रेवेन्यू का।
तो उनके पास राइट है आपका टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने का। सिमिलरली अगर आप लोकल अथॉरिटी को कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हो तो लोकल अथॉरिटी आपके सेल्स रेवेन्यू का सोर्स है, तो उनके पास राइट है टीडीएस डिडक्ट करने का। गवर्नमेंट एजेंसीज के पास राइट है टीडीएस डिडक्ट करने का, और नोटिफाइड पर्सन्स और कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स के पास भी राइट है आपका टीडीएस डिडक्ट करने का। लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे हैं हु आर नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। पहले पर्सन की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं व्हेन गुड्स एंड और सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर यूनिट टू अनदर पब्लिक सेक्टर यूनिट वेदर और नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन। दैट मीन्स अगर एक पब्लिक सेक्टर यूनिट दूसरी पब्लिक सेक्टर यूनिट को कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करती है तो इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, चाहे ये दोनों पब्लिक सेक्टर यूनिट डिस्टिंक्ट पर्सन ही क्यों ना हो। डिस्टिंक्ट पर्सन के डिटेल्स के लिए हमने शेड्यूल 1 में बात की थी, सो यू कैन रेफर शेड्यूल 1, दैट मीन्स वीडियो इन विच आई हैव डिस्कस्ड अबाउट शेड्यूल 1. You can go over there and study about the distinct person. सेकेंड कैटेगरी ऑफ पर्सन्स आती है जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसीज या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन्स आपस में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो ये टीडीएस नहीं काट सकते। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टीडीएस कब कटता है। तो टीडीएस के लिए हम सबसे पहले देखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रही है उनकी वैल्यू कितनी है। अगर वैल्यू 2,50,000 रुपीज की है या उससे ज्यादा की है तब तो आपका टीडीएस कटेगा, लेकिन अगर वैल्यूज 2,50,000 रुपीज से कम की है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। यहाँ पर जब भी आप 2,50,000 की वैल्यू देखोगे तो टोटल वैल्यू देखोगे, इंडिविजुअल इनवॉइस वैल्यू नहीं देखनी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी गवर्नमेंट एजेंसीज के पास कुछ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है 2,51,000 की। दैट मीन्स आपका जो टोटल वैल्यू है 2,50,000 को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगी। इसी को हम फर्दर देखते हैं। सपोज करो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपने 3 इनवॉइस दी है। पहली इनवॉइस आपने दी 90,000 की, सेकेंड इनवॉइस दी 80,000 की और थर्ड इनवॉइस दी 81,000 की। तो यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि हर एक इनवॉइस की वैल्यू 2,50,000 से कम की है तो टीडीएस ना कटे। आपका टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई देखी जाएगी कि आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टोटल वैल्यू 2,51,000 की दी है, चाहे आपने उसको 3 इनवॉइस में डिवाइड करा। तीनों इनवॉइस की वैल्यू 2,50,000 से इंडिविजुअली कम है, लेकिन अगर आप क्लब करोगे तो वो 2,50,000 से ज्यादा की आ रही है, तो यहाँ पर आपका टीडीएस कटेगा। जब आप पहले इनवॉइस दोगे तो 90,000 पे टीडीएस कटेगा, सेकेंड इनवॉइस दोगे तो 80,000 पे और लास्ट इनवॉइस जो आप 81,000 की दोगे उस पे 81,000 पे टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ पहले से और आप पहले इनवॉइस 90 की देते हो तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, सेकेंड इनवॉइस जब आप 80 की दोगे उस पे भी टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन जब आप थर्ड इनवॉइस दे रहे हो 81,000 की तो टोटल अमाउंट 2,51,000 का आ रहा है, तो थर्ड इनवॉइस पे 81,000 के इनवॉइस पे जो आपका टीडीएस कटेगा वो 2,51,000 पे कटेगा और वो अमाउंट गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेट की। अगर हम यहाँ पे इनकम टैक्स की बात करें तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आप डिफरेंट स्लैब्स में आते हो। अगर आप 20% स्लैब में आते हो तो आपका टीडीएस 20% के रेट के अकॉर्डिंग कटेगा। अगर आप 30% के स्लैब में आते हो तो आपका टीडीएस 30% के रेट पे कटेगा। सिमिलरली अगर हम बैंक में एफडीज की बात करें तो हमारे रूल्स डिफरेंट है। अगर आप अपना पैन कार्ड नंबर बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपका इंटरेस्ट के ऊपर 10% का टीडीएस काटेगा, और अगर आप अपना पैन कार्ड नंबर डिपॉजिट नहीं करते हो तो बैंक आपका 20% के अकॉर्डिंग टीडीएस काटेगा। दैट मीन्स इनकम टैक्स में अलग अलग रेट है टीडीएस के, लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो
तो आपका TDS करता है 1% फॉर CGST एंड 1% फॉर SGST, टोटल मिला के 2% का TDS करता है। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आपका IGST एप्लीकेबल होता है और IGST पे 2% का TDS करता है। अब हम बात करते हैं नो TDS की। हमारे पास एक केस ऐसा है जहां पर आपका TDS नहीं कटता। वो केस है when the location of the supplier and the place of supply is in one state and the recipient is in another state। अगर ऐसा केस आता है तो हमारा TDS नहीं कटेगा। इसको हम इस तरह से समझते हैं, अगर हमारा सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई और रिसिपिएंट एक ही स्टेट में है, दैट मीन्स तीनों चीजें एक स्टेट में है, तो इसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई मानेंगे और यहाँ पर TDS कटेगा। यहाँ पर आपका TDS कटेगा CGST और SGST, दैट मीन्स 1% CGST एंड 1% SGST। लेकिन अगर सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट में है तो इसको हम इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे और यहाँ पे IGST एप्लीकेबल होगा और यहाँ पर भी आपका TDS डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 2%। लेकिन अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट A में है, ये दोनों चीजें एक स्टेट में है लेकिन रिसिपिएंट स्टेट B में है, तो इस केस के अंदर आपका TDS नहीं कटेगा। यहाँ पे हम कुछ इस तरह समझते हैं, जो स्टेट B है दैट मीन जो रिसिपिएंट है सर्विस का, वो पेमेंट करता है, तो दैट मीन्स इसके पास राइट है TDS काटने का। लेकिन जब रिसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा, सप्लायर और रिसिपिएंट अलग स्टेट में, तो ये इनवॉइस इंटर स्टेट सप्लाई पे करेगा, तो ये आपका CGST SGST नहीं काट सकता, ये IGST काटेगा। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई देखी जाती है, जहां पर ये दोनों चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि CGST कटेगा या SGST या IGST। तो ये दोनों चीजें एक ही स्टेट में है, तो इस केस में इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे, तो यहाँ CGST और SGST कटेगा। दैट मीन्स इस सप्लाई को हम इंटर स्टेट बोलेंगे एंड CGST एंड SGST लगेगा। लेकिन CGST एंड SGST स्टेट B से स्टेट A को ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए यहाँ पे TDS नहीं कटता। अब हम बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर टैक्स डिडक्शन। जब भी आप TDS में वैल्यू की बात करोगे तो वहां पर आप CGST का अमाउंट, SGST का अमाउंट, UTGST का अमाउंट और IGST के अमाउंट को एक्सक्लूड करोगे। दैट मीन्स TDS की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए TDS किस वैल्यू पे कटेगा, आप ये चारों टाइप के टैक्स इंक्लूड नहीं करोगे। इसके अलावा जो भी चार्जेस होंगे वो सारे आप इंक्लूड करोगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो आप किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को लैपटॉप सप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स आप सप्लायर हो और गवर्नमेंट एजेंसी रिसिपिएंट है। आप 5 लैपटॉप सप्लाई करते हो, एक लैपटॉप की वैल्यू है 1 लाख रुपीज, दैट मीन्स आप टोटल 5 लाख रुपीज के लैपटॉप सप्लाई कर रहे हो। हम यहाँ सपोज करते हैं कि आपका GST का रेट 18% है। जैसा कि हमें पता है जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो 50% CGST होता है, 50% SGST, सो 9% CGST लगेगा, 9% SGST। अगर आप 9% 5 लाख पे कैलकुलेट करते हो तो 45,000 का CGST, 45,000 का SGST, टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी 5,90,000। लेकिन जब भी हम TDS के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम 45 और ये 45 को एक्सक्लूड करेंगे, तो हम 5 लाख पे TDS काटेंगे इंस्टेड ऑफ 5,90,000। हमारा रेट है 1% फॉर CGST, 1% फॉर SGST। सो 5,000 का 1% अगर आप निकालोगे, 5 लाख का 1%, 5,000 फॉर CGST, 5,000 फॉर SGST, तो टोटल TDS आपका कटेगा 10,000 का और वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। सेम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने लैपटॉप सप्लाई करे हैं, वैल्यू जिनकी 5 लाख रुपीज की है और ये इंटर स्टेट सप्लाई है, तो IGST लगेगा 18% के अकॉर्डिंग। आपका अमाउंट आएगा 5,90,000, टोटल इनवॉइस वैल्यू आएगी 5,90,000, तो
तो TDS की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आप IGST को एक्सक्लूड करोगे, विच मीन्स TDS ₹5 लाख पे कटेगा इंस्टेड ऑफ 5,90,000। हमारे IGST पे TDS कटता है @2%। 5 लाख का 2% अगर आप निकालोगे 10,000 आएगा, तो आपका 10,000 TDS कटेगा और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कब TDS गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होगा। दैट मीन्स डिडक्टर कब गवर्नमेंट को TDS डिपॉजिट करेगा। GST के अंडर में TDS मंथली बेसिस पे डिपॉजिट होता है। दैट मीन्स अगर जनवरी के मंथ का TDS है तो आप जनवरी में डिपॉजिट कर सकते हो या फिर 10th ऑफ फरवरी तक डिपॉजिट कर सकते हो। फरवरी के मंथ का TDS आप फरवरी में डिपॉजिट करोगे या फिर 10th ऑफ मार्च तक। आपको नेक्स्ट मंथ की 10th डेट मिलती है, टिल 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ आप TDS डिपॉजिट कर सकते हो। और जैसे ही आप TDS डिपॉजिट करोगे, आप डिडक्टी को TDS सर्टिफिकेट सप्लाई करोगे। दैट मीन्स डिडक्टी को TDS आपको सप्लाई करना है जिस भी दिन आप गवर्नमेंट को टैक्स जो आपने काटा है वो डिपॉजिट कर रहे हो, उसके विद इन 5 डेज तक। अगर आप 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, दैट मीन्स अगर आप जनवरी का TDS डिपॉजिट करते हो 5th ऑफ फरवरी को, तो 10th ऑफ फरवरी तक आपको डिडक्टी को TDS सर्टिफिकेट सप्लाई करना है। दैट मीन्स अगर आपके पास 10th ऑफ फरवरी तक का टाइम है तो मैक्सिमम आप 15th ऑफ फरवरी तक डिडक्टी को TDS सर्टिफिकेट सप्लाई करोगे। और जब भी आप डिडक्टी को TDS सर्टिफिकेट सप्लाई करोगे तो TDS सर्टिफिकेट पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, रेट ऑफ डिडक्शन होना चाहिए, अमाउंट कितना आपने काटा है वो होना चाहिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स CGST कटा है, SGST, IGST या UTGST, और कोई और पर्टिकुलर जो भी गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी वो आपके इनवॉइस पे मेंशन होने चाहिए, TDS सर्टिफिकेट पे मेंशन होने चाहिए। अब हम बात करते हैं पेनल्टी की। अगर डिडक्टर ने डिडक्टी को सर्टिफिकेट नहीं दिया तो पेनल्टी लगती है। डिडक्टर को डिडक्टी को 5 दिन के अंदर अंदर TDS सर्टिफिकेट देना होता है। अगर वो 5 डेज के अंदर TDS सर्टिफिकेट नहीं देता तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है, या फिर आप कह सकते हो लेट फीस देनी पड़ती है। और लेट फीस होती है ₹100 पर डे फॉर CGST एंड ₹100 पर डे फॉर SGST। जैसे ही 5th डे पूरा होगा उसके नेक्स्ट डे से आपकी लेट फीस स्टार्ट हो जाएगी जब तक आप TDS सर्टिफिकेट नहीं देते, और मैक्सिमम लेट फीस है ₹5,000 की। अब हम बात करते हैं पेनल्टी की। अगर डिडक्टर अमाउंट TDS का अमाउंट काट लेता है और गवर्नमेंट को जमा नहीं करता, या फिर वो कम अमाउंट काटता है, या फिर वो काटना भूल जाता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। यहाँ पे वो कह रहा है डिडक्टर इज लायबल टू पे पेनल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड। अगर डिडक्टर टैक्स काटने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं करता तो उसको वो टैक्स तो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना ही है, प्लस उस टैक्स अमाउंट के ऊपर 18% का इंटरेस्ट भी डिपॉजिट करना है। प्लस डिडक्टर इज लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ ₹10,000 और इक्वल टू द टैक्स नॉट डिडक्टेड और शॉर्ट डिडक्टेड और कलेक्टेड बट नॉट पेड विच एवर इज हाई। दैट मीन्स अगर डिडक्टर टैक्स काटना भूल जाता है और या फिर कम काटता है तो जो भी टैक्स अमाउंट है वो, या फिर ₹10,000, जो भी इन दोनों में से ज्यादा होगा वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ TDS। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि TDS कहाँ पे शो होगा। तो जब भी डिडक्टर डिडक्टी का TDS काटता है तो वो गवर्नमेंट को जमा करता है और गवर्नमेंट डिडक्टी के ई-कैश लेजर में डिपॉजिट कर देती है। यहाँ पर डिडक्टर को रिटर्न फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 3। डिडक्टी अपना क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड क्लेम कर सकता है इन हिज ई-कैश लेजर। इससे क्रॉस चेक हो जाता है कि डिडक्टर ने जितना टैक्स काटा है उतना ही डिपॉजिट करा है। ये सिमिलर है इनकम टैक्स की तरह, जहां डिडक्टर ETDS रिटर्न फाइल करता है और डिडक्टी अपना 26 AS की स्टेटमेंट में चेक कर सकता है। यहाँ पर डिडक्टर
और डिडक्टी अपना रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब उन्होंने ज्यादा टीडीएस कट गया हो। अब हम बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टीसीएस इज अ मेथड through which tax is collected by electronic commerce operator. Section 52 of CGST Act provides for collection of tax at source in certain circumstances. सबसे पहले हम समझते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर एक पोर्टल है जहां पर दूसरी कंपनीज ई कॉमर्स ऑपरेटर के पोर्टल के हेल्प के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अमेजोन की। अमेजोन एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अमेजोन की वेबसाइट पे आप डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट देखोगे। तो अमेजोन क्या करता है, डिफरेंट कंपनीज से प्रोडक्ट लेता है और फिर उनको कस्टमर को सेल करता है। फिर वो कस्टमर से पेमेंट लेता है और कंपनीज को पेमेंट दे देता है। सो दैट मीन्स ई कॉमर्स ऑपरेटर एक सोर्स है जिसके थ्रू सप्लायर कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल ऑफ कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स को हमने सोर्स माना है, तो उनके पास राइट है टीसीएस कलेक्ट करने का। यहाँ पर जब भी कोई भी सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कस्टमर को गुड्स बेचता है और कस्टमर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट करता है, तो जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर को पेमेंट करता है तो वहां पर वो अपनी कुछ फीस काटता है, प्लस वो आपका टैक्स काटता है और जो वो गवर्नमेंट को जमा कर देता है। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स आर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सपोज करो कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना ही प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर सेल करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्रोफर्स। ग्रोफर्स भी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसके वेबसाइट पे आप डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट देखोगे। फॉर एग्जाम्पल आप उसके पे हल्दीराम के भी प्रोडक्ट्स देखोगे, लेकिन साथ ही साथ आप ग्रोफर अपने भी प्रोडक्ट अपनी ही वेबसाइट पर सेल करता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप अपनी ही वेबसाइट पे अपना ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो क्या आपका टैक्स कटेगा वहां पे? तो आंसर है नहीं। अगर आप अपना ही प्रोडक्ट अपनी ही वेबसाइट पे सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे टीसीएस नहीं काटोगे। ये आपकी नॉर्मल सेल मानी जाएगी और नॉर्मल जीएसटी जो भी आप कस्टमर से लोगे वो गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा टैक्स अमाउंट डिपॉजिट होगा। हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आप पीछे से सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदते हो और बिलिंग करते हो, तो इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर रिसिपिएंट हो गया और सप्लायर आपका जो भी गुड सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर हो गया। सप्लायर आपके नाम पे बिल काट रहा है। अब आप वही प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहे हो अपना बिल काट के, तो यहाँ पर क्या आपका टीसीएस कटेगा? क्या यहाँ पे आपके पास ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास राइट है टीसीएस काटने का? तो आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर जब आपने पीछे से सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदा तो वो एक डिफरेंट सेल मिली और जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हो वो एक डिफरेंट सेल है। तो यहाँ पर आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं रेट की। यहाँ पर जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स काटेगा तो उसका रेट होगा 0.5% फॉर सीजीएसटी, 0.5% फॉर एसजीएसटी इन द केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई, और अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो 1% ऑफ आईजीएसटी कटेगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पर आप वैल्यू कैसे निकालोगे? तो जब भी हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे रिटर्न पॉलिसी होती है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर गुड्स रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए जो भी आपकी एग्रीगेट वैल्यू है गुड्स की, उसमें से जो भी अगर गुड्स रिटर्न हुए हैं आप उसको माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर टीसीएस काट सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हम गवर्नमेंट को टीसीएस कब जमा करेंगे? तो जैसा हमने टीडीएस में सीखा था, हमें 10 दिन मिलते हैं अगले महीने की गवर्नमेंट को टीसीएस जमा करने के लिए। यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्टेटमेंट पे जाके अपनी रिटर्न्स फाइल करनी होती है। यहाँ पर रिटर्न्स मंथली भी फाइल हो सकती है और एनुअल भी।
एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक का टाइम मिलता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को अपनी एनुअल स्टेटमेंट फॉलोइंग ईयर की 31 दिसंबर से पहले सबमिट करनी होती है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते या गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट नहीं करते तो उनको नोटिस सर्व होता है। नोटिस सर्व करने के लिए ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर कैन इशू द नोटिस, वो इशू कर सकता है और डिटेल्स मांग सकता है कि कितने अमाउंट का उसने गुड्स सप्लाई करा है, कस्टमर्स को गुड्स बेचा है और कितने अमाउंट का या कितना स्टॉक उसके गोडाउन्स में अभी भी पड़ा है। जिस भी दिन नोटिस सर्व होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर को डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है। लेकिन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ये सारे इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता तो उस केस पे उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उस पे पेनल्टी देनी पड़ती है अप टू ₹25,000 की। With this we comes to an end of today's lecture. For further reference you can refer the book. Thank you.